नतीजा क्या हुआ पता है? अपने ही घर से 50 मीटर दूर उनकी बॉडी लटकी हुई। उसके पिता के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने वार किए। उसकी वाइफ को 4 घंटे तक उसी के पाड़े में निर्वस्त्र करके रखा गया। क्योंकि मुस्लिम जो वोट कर रहा है वो ममता बनर्जी को, वो डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो सड़कों के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो बेनिफिशियरी स्कीम्स के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बीजेपी ना आए इस चीज के लिए वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। मैं पायल हूं आपके साथ। देखिए, इस वक्त दुनिया भर में हर किसी की नजर बंगाल के चुनाव पर है। हम सबको पता है कि 23 और 29 अप्रैल में इलेक्शन का जो पोलिंग है वो हो चुका है और सबको इंतजार है 4 मई का, यानी कि रिजल्ट डेट। जनमत जो है, जनता की जो मत है, वो इस वक्त बैलेट बॉक्स में बंद है। लेकिन यहाँ यानी कि बंगाल में बहुत सारे जर्नलिस्ट्स बाहर से आए हैं और हमें बंगाल में कई सारे ऐसे रिपोर्टिंग्स देखने को मिले जिन्होंने बंगाल की कई सारी तस्वीरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एस्टैब्लिश की है। वैसे ही एक एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है और उन्हीं प्लेटफॉर्म के जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। दी पैम्फलेट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बात करने के लिए बंगाल चुनाव पर प्रभात रंजन मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत थैंक यू। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर किसी की नजर बंगाल पे है और कई लोगों का ये मानना रहा है कि जो लोग बंगाल में बाहर से आते हैं, खास करके जो जर्नलिस्ट्स हैं, उनमें एक कंसेप्शन रहा है, हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग रही है बंगाल के बारे में कि ये बंगाल जो है, यहाँ के लोकल्स जो हैं, हिंदी हर्ट लैंड है, तो वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते लोगों से, ज्यादा लोग यहाँ के जो लोकल्स है वो जर्नलिस्ट से बात नहीं करते। तो मैं आपका ग्राउंड रियलिटी पूछना चाहूंगी कि क्या सिचुएशन रहा आपका जब आप काम करने आए यहाँ, आपने जब लोगों से इंटरेक्ट किया? बहुत शुक्रिया पायल। पहली बात तो मैं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं इसी देश का बाशिंदा हूँ और इसी देश में आया हूँ। तो एक तो ये चीज हटानी पड़ेगी कि हम बाहर से आए हैं, हम इसी देश के हैं, इसी देश से आए हैं। और सेकेंडली अगर आपको और थोड़ा सा डिटेल्ड जाना है तो यूनाइटेड बंगाल का जब पार्टीशन जब तक नहीं हुआ था और जब तक बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये अलग नहीं हुए थे जी, तब तक बंगाल जो पूरा था हम उसी के बाशिंदे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम बंगाल के निवासी रहे एक दौर में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बात सच है कि लोग यहाँ बात नहीं करते। एक्सिस माई इंडिया का भी एक एग्जिट पोल आना था, वो नहीं आया तो लोगों ने बहुत कियोस मचाया जी। जबकि एक्सिस माई इंडिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो कोलकाता कोर्ट गए, तब उन लोगों की क्या कहते हैं, वो लोग रिहा हुए। पॉइंट ये है कि ये तो सब बोल रहे हैं कि बात नहीं करते, बात नहीं करते, बात नहीं करते। बात क्यों नहीं करते ये ज्यादा बड़ा विषय है ना। Absolutely. उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए ना। बंगाल के लोग बात नहीं करते, व्हाई? ये जानना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, वर्षा हासदा नाम से ये लग रहा होगा कि वो महिला है, महिला नहीं है, वो पुरुष है। दातन विधानसभा है मेदिनीपुर में, उसके निवासी एक आदिवासी। वो बात करते थे, बहुत जोर से बात करते थे। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घर आदिवासियों को भी मिले। वो चाहते थे कि ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कें बन रही हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे। वो सरकार की योजनाओं के खिलाफ खूब जोर से बात करते थे। और नतीजा क्या हुआ पता है? अपने ही घर से 50 मीटर दूर उनकी बॉडी लटकी हुई मिली। उनकी एक मां है जो बोल नहीं सकती हैं। वर्षा हासदा इलेक्ट्रीशियन थे, वो उसी कमाई से खुद को भी पालते थे, अपनी मां को भी पालते थे। वर्षा की मृत्यु के बाद उनकी मां भीख मांग के खाने को मजबूर है। और आते हैं एक जन है जिनका नाम है बच्चू जी, दातन के ही हैं। वो भी बहुत बोलते थे, खुल के बोलते थे, अपनी बात रखते थे। 2 दिन के लिए अगवा किए गए, उस दौरान उनको यातनाएं दी गई, बाद में उनको भी उनके घर के बाहर ही लटका दिया गया। उनकी बीवी को दोनों आंखों में मोतियाबिंद, कान में ट्यूमर है, छोटे लड़के को दिमाग में ट्यूमर है, इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिता नहीं जी। और पिता क्यों मर गया? क्योंकि पिता बोलता था। अजय जाना कोविड बंदी था 2021 के चुनाव में, उसके पिता के ऊपर टीएमसी के गुंडों ने वार किया। उस दौरान उसने रिटेलिएट किया, जवाब दिया, अपनी बात रखने की कोशिश की, उसके सर पे कुल्हाड़ी। वो भी बोलता था। एक और पुरुष है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी बहुत बोलता था। उसकी वाइफ को 4 घंटे तक उसी के पाड़े में निर्वस्त्र करके रखा गया। और ऐसे 300, 400, 500, 1000 लोग थे जो बहुत बोलते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे।
यहाँ पे मीडिया से इंटरेक्ट करने की ये कीमत है जो मैंने आपको बताई। तो इन सब के जो परिवार है ना जी, वो आज बेसहारा हो चुके हैं, और ग्लोबल मीडिया छोड़िए, नेशनल मीडिया में भी इसके लिए 1 रुपए की जगह नहीं है। अब 4 तारीख को जब सत्ता परिवर्तन होगा तो यहां एक तानाशाह की सरकार बनेगी। वो तानाशाह नरेंद्र मोदी हैं। तब मीडिया आएगी, तब लोग बात करेंगे। जब कथित रूप से जो एक लोकतंत्र खत्म करने वाला व्यक्ति है उसकी पार्टी यहां पे सरकार बना लेगी तो लोग पक्का बात करेंगे। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं, बात कर रहे हैं। अभी तो डेमोक्रेसी के सेवियर्स की गवर्नमेंट है ना, तो लोगों को बात करने से डर लगेगा। लोकतंत्र के रक्षकों की जहां जहां सरकारें होती हैं वहां बात करने में ये भय होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये 4 इंसिडेंट मैंने बताए, ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट है। ये 4 इंसिडेंट का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इसका वीडियो एविडेंस आपको दी पैम्फलेट पे मिल जाएगा। जाइए वीडियो देख लीजिए, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, एग्जैक्ट वो बात है जो हमने देखी है। इन लोगों ने बोलने की कीमत चुकाई है। भवानीपुर में जिन लोगों ने ममता बनर्जी का विरोध किया, उनके घर पर शीशे के बॉटल्स फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उन लोगों ने भी बोलने की ही गलती की थी। तो यहाँ पे जो लोकतंत्र बचाने वाली सरकार है, उस सरकार में बोलना मना है। जिस दिन तानाशाह की सरकार आ जाएगी उस दिन लोग खुलकर बोलेंगे, और उन मीडिया के बंधु भी शायद वहां पे पहुंच जाएं जो शर्जील के घर पहुंच जाते हैं, जो उमर के घर पहुंच जाते हैं, जो को ये पता है कि अफजल गुरु के बेटे ने कुछ टॉप टाप कर लिया है, जो बुरहान वानी के पिता के घर पहुंच जाते हैं, वो यहां पहुंच जाएंगे। सवाल तो अपना बनता है कि कोलकाता के लोग अगर बात नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये तो आपने नहीं बताया और आपने इनकी कहानी भी नहीं दिखाई। मैं सिर्फ एक बात कह देता हूं आपको कि अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में किन्हीं लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो इलेक्शन का जो पूरा मीडिया का कैंपेन होता ना, वो उसी पॉइंट पे होता, उसी पॉइंट पे। लेकिन चूंकि यहां लोकतंत्र बचाने वालों की सरकार है तो इसलिए कथित जो 4th पिलर है उसने इनकी तरफ नजर घुमानी भी जरूरी नहीं समझी। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि प्रभात जी जो हैं वो फरवरी से बंगाल में 1 फरवरी से बंगाल में है, और बंगाल को उन्होंने हर नजरिए से देखा, हर एंगल से देखा, हर परसेप्शन से देखा, और जरूरी बात जो है वो एक जर्नलिस्ट के नजरिए से देखा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हमारे इस बातचीत के दौरान हमें जानने को मिलेगी। चर्चा तो काफी चीजों को लेके करने की इच्छा रही है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि लोग बात करते हैं या नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट को हाईलाइट किया है कि लोग बात क्यों नहीं करते। ये क्यों सवाल कई लोग पूछना भूल जाते हैं या चूक जाते हैं इस सवाल को पूछना। चाहते नहीं है ना। मेरे को सिंपल सी बात पता है, आपकी विल नहीं है जी। विल होती तो बंगाल में हम लोग जब आए हैं तो हम लोगों ने 12-12.5 हजार किलोमीटर की यात्रा की है, और यकीन मानिए कि कभी भी जब भी आप इलेक्शन कैंपेन कवर करते हैं ना जी, तो आप बेसिक फैसिलिटीज, वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इनकी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में इतने इंपॉर्टेंट विषयों पर बात करने का हमें समय ही नहीं मिला, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय जो है वो जमीन पर नजर आए। लेकिन फिर भी लोगों को सुंदरबन के अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखाने हैं, आई कैचिंग विजुअल्स है। सोनागाछी में क्या होता है ये दिखाना है, ठीक है, मछलियां कैसे पकड़ी जाती है वो दिखाना है, और मुख्य मुद्दों से ध्यान मोड़ना है, तो फिर अब क्या ही कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये जो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आप बोल रहे हैं, जिनको हमने इनफैक्ट आपने काफी सारी स्टोरीज दर्शकों को दिखाई हैं, काफी सारे तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हैं आपके दी पैम्पलेट के जरिए। तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, इनफैक्ट आपके एक्सपीरियंस इतने एनरिच्ड हैं, आपने हर तरह, चाहे वो लोकल बूथ हो, भवानीपुर हो या गंगा सागर हो, आपने हर एक जगह आपने ट्रैवल किया है। तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आप कह रहे हैं कि देखिए, इसमें सबसे पहले तो देखो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसने कभी भी हमसे, मतलब कि हम जब ग्राउंड पे थे तो हमें बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ था। उन्होंने हमारी बातों पर भरोसा किया, ग्राउंड को लेकर जो हमारे टेक्स थे उन पर भरोसा किया। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। हम मुर्शिदाबाद गए, और हम मुर्शिदाबाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले गए, यानी कि इलेक्शन घोषणा से पहले गए, ठीक है। और हम मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, मुर्शिदाबाद में रहकर मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। हम मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग करते थे और जाकर उठते थे पाकुड़, क्योंकि मुर्शिदाबाद इतना अनसेफ था। अब कहेंगे क्यों? दिल्ली में 2014 के बाद जो भी कानून बना है ना,
उस कानून का रिएक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ है, किसी स्टेटमेंट का रिएक्शन पश्चिम बंगाल में हुआ है, और उसके फर्स्ट जो विक्टिम्स रहे हैं ना, वो मुर्शिदाबाद मालदा के हिंदू रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी संख्या ना के बराबर है। मुर्शिदाबाद में रिसेंट की बात मैं आपको बता दूं तो एक परिযায়ী श्रमिक जी, उसकी मृत्यु झारखंड में होती है। झारखंड में सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन किसका सपोर्ट करते हैं? ममता बनर्जी का। लेकिन झारखंड में किसी की मृत्यु हो जाती है तो बेलडांगा में हिंदुओं की दुकानें, घर तहस नहस कर दिए जाते हैं, नेशनल हाईवे को रोक दिया जाता है, ट्रेन पर पथराव कर दिया जाता है, नेशनल प्रॉपर्टीज का निशाना बनाया जाता है जी। सिर्फ इस चीज के लिए कि वोट्स को मोबिलाइज किया जा सके। वक्फ बिल तो केंद्र सरकार लेके आई थी जी। और वक्फ बिल का नुकसान क्या हुआ कि जंगीपुर शमशेरगंज इलाके में मार्क करके हिंदुओं के घरों को जलाया गया। एक कॉलोनी है, 113 घर है वहां पे, 113, उसके एंट्री एंड एग्जिट को ब्लॉक किया गया। सबसे पहले पानी की टंकी को तोड़ा गया, उसको खत्म किया गया, और उसके बाद लूटपाट की गई, और लूटपाट करने के बाद जो है ना, एक एक घर को जलाया गया। एक बूढ़ी अम्मा थी 70-75 साल की वहां, वो मेरे पास एक पन्नी में कुछ जले हुए कागज लेके आई। अच्छा। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि वो कागज क्या है, तो बाद में मैंने देखा तो उसमें 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के नोट्स थे, मतलब पैसे जो उनकी जीवन भर की कमाई थी, जो उन्होंने घर बनाने के लिए रखा था। वो आज भी उन जले हुए बंडल्स को संभाल के रखे हुए हैं, इस होप में कि कभी कोई सरकार बदलेगी और उनको शायद इस नोट को वो एविडेंस के रूप में दिखाएंगी तो उन्हें कंपनसेशन मिलेगा। वो हर वक्त जो है ना डर के साए में रह रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में ये मुद्दा बनाया गया कि इतनी सेंट्रल एजेंसीज क्यों है, इतनी सेंट्रल फोर्सेस क्यों है। चाहिए मुर्शिदाबाद में, मालदा में एक एक कॉलोनी का जो बंदा है वो परमानेंट बीएसएफ का कैंप मांग रहा है, परमानेंट। क्या जवाब दीजिएगा आप उनको? बिल्कुल। जब स्टेट फेल होती है तब इस टाइप के फोर्सेस की आवश्यकता होती है। जिस पुलिस के ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि इन लोगों की सुरक्षा करें, जब महिलाओं ने, छोटे छोटे बच्चों ने फोन किए पुलिस को, मतलब पुरुषों ने क्या किया, महिलाओं से फोन करवाया, बच्चों से फोन करवाया कि पुलिस को दया आ जाए, पुलिस आ जाए। जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि बहुत जरूरी है क्या। रिपोर्ट्स में हमारी ये सारी चीजें, चंदन दास, हरगोविंद दास को घर से घसीट कर बाहर निकाला गया और उसे मार दिया गया। इस देश को यह पता है कि बुरहान वानी का बाप जो था वो एक सरकारी स्कूल का टीचर था, लेकिन इस देश को यह नहीं पता है कि चंदन दास और हरगोविंद दास असलियत में बीड़ी बनाने का और मूड़ी बेचने का काम करते थे, चॉप मूड़ी बेचने का काम करते थे। आज भी सारे न्यूज आर्टिकल्स में पता है क्या लिखा हुआ है कि मूर्ति बनाने वाला। वो बकरे पालता था, जानवर पालता था, वो बीड़ी बनाता था उसका परिवार। किसी को नहीं पता है, यह भी किसी को नहीं पता कि इतने लोगों के घर जलाए गए, दुकान जलाए गए, किलिंग्स के लिए इनको क्यों टारगेट किया गया। वाई सिर्फ स्पेसिफिक ये दो क्यों? क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता है। हरगोविंद दास के सबसे छोटे लड़के ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, इसलिए वो हैंड पिक्ड थे। वक्फ आंदोलन के नाम पर, वक्फ बिल बचाने के नाम पर जो बची हुई मुस्लिम हिंदू आबादी है मुर्शिदाबाद की, उसके सफाई का काम किया गया। उस चीज के लिए उनको डराया गया, धमकाया गया, लूटा गया। जो वक्फ की संपत्तियां लूट कर इन लोगों ने रखी हुई है, उसको बचाने के लिए उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं को लूटा। ये हाल है बंगाल का। सर, मैं इस पॉइंट पे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेके काफी चर्चा हुई। बंगाल में काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया, खूब विरोध भी देखने को मिला। बंगाल से ही कई लोगों ने विरोध किया। बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया। लोगों ने अगर विरोध किया होता तो लोग वोटिंग करने जाते ही। 92%, 93% वोटिंग है बंगाल। बिल्कुल। सरकार का विरोध और लोगों का विरोध, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस चीज को आपको समझना हो। लोग अगर इसका विरोध करते ना तो बंगाल से वोटिंग को बाइकआउट कर देते। ये वो बंगाल है जहां पे सिगरेट का दाम शायद कहीं 50 पैसा बढ़ा था तो बंगाल बंद कर दिया गया। आपको लगता है कि अगर एसआईआर से बंगाली ना खुश होता तो वोटिंग हो जाती? बंगाल के लोगों से आप वोट करवा लेते। शासक दल जो फर्जी वोट डलवाता था, मरे हुए लोगों को वोटिंग में पार्टिसिपेट करवाता था, भूतों से, प्रेतों से, आत्माओं से वोटिंग करवाता था, वो वोट साफ हो गए। अवैध बांग्लादेशी साफ हो गए। पर वो तो बोल रहे हैं अवैध बांग्लादेशी साफ हो गए। इस चीज के लिए वो परेशान है क्योंकि शासक दल को इनका पूरा वोट मिलता था। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
एग्जिट पोल में यह बात चली है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश का एक एमपी कह रहा है कि बांग्लादेश में रेफ्यूजी संकट होने वाला है। उन्हें पता है कि कितने बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, हमें नहीं पता होगा। यहां पे आपको गर्म रोटी मिले या ना मिले, गर्म आधार कार्ड जरूर मिलता है, तुरंत बना हुआ। और ये स्टेट पहले जो है ना साहित्यकार देता था, पहले संगीतकार देता था, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देता था, फुटबॉल के प्लेयर्स देता था, क्योंकि यहाँ पे संपन्नता थी। अभी भी इस राज्य ने देना छोड़ा नहीं है। हाँ। अब ये राज्य जो है अवैध बांग्लादेशी देता है। पूरे देश में फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, केरला, जहां भी बांग्लादेशी हैं वो बंगाल से होके ही गुजरे हैं। मुर्शिदाबाद के पास ही उन्होंने गरम आधार कार्ड बनाया है और वहां से पूरे देश में ही सप्लाई किए जा रहे हैं। तो सप्लाई तो ये राज्य अभी भी कर रहा है इस देश को कुछ ना कुछ। अब इस राज्य को सोचना होगा कि उसे क्या सप्लाई करना है। नोबेल पुरस्कार के विजेता या वो लोग जो कहीं भी फट के उन्हीं के राज्य देश के नागरिकों को मार देंगे। तो बंगाल ने यह तय कर लिया कि उन्हें फिर से नोबेल पुरस्कार विजेता देने हैं। विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद देने हैं, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया। उन्हें अब जो है कोई अवैध बांग्लादेशी इस देश को नहीं देना है और इसीलिए बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है। प्रभात जी, एक सवाल और भी पूछना चाहूंगी कि आपने काफी सारे इलेक्शंस कवरेजेस देखे हैं, बाहर के कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन कवरेजेस देखे, आपने खुद भी किए होंगे। एज अ जर्नलिस्ट आप काफी एक्टिव रहते हैं इन मामलों में, आपको पॉलिटिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। पॉइंट पे है मैडम। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि बंगाल में इस बार का जो इलेक्शन है, दूसरे स्टेट्स में जैसे इलेक्शन होता है, जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, आपको क्या अलग दिखा? आपके नजरिए से क्या अलग दिखा? देखिए, पहली बात, कुछ भी अलग नहीं दिखा। कुछ भी, एक चीज समझ लीजिए कि भाषाई विविधता है जी। एक अलग रीजनल लैंग्वेज है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में कुछ भी अलग नहीं है। जो पूरे देश में है वो यहां है। तो ये जो डिफरेंशिएट करने वाली सोच है, पहले तो इसको हटाइए। और आप जब गोवा जाते हैं तो आपको बहुत सारे पुर्तगाली समय के बने हुए आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मुंबई में भी जाते हैं तो आपको पोर्टुगीज और ब्रिटिश की चीजें देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में भी आपको ये चीज देखना मिलता है। पश्चिम बंगाल में भी जब आप विक्टोरिया या ये अपना जहां पे राइटर्स बिल्डिंग वगैरह वाला पूरा एरिया, वहां पे वो चीजें जाते हैं तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है। आप बिहार के अंदर जाइएगा तो कहीं पे लोग आपको मैथिली बोलते हुए देखेंगे, कहीं आपको भोजपुरी बोलते हुए देखेंगे, कहीं मगही बोलते हुए देखेंगे, यही भाषाएं बोलते हुए देखेंगे। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलते हुए देखते हैं। तो इसमें अलग क्या है? ये तो हमारे देश की खूबसूरती है ना, डाइवर्सिटी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको हटाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है और बंगाली लोग भी भारतीय हैं, तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, डिफरेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे 1947 के समय में करने का शुरू कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मिला के एक देश बनाना चाहते थे। और उसी तरीके का स्वप्न यहाँ पे भी लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग सरकार चला रहे हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं। उनको ये लगता है कि देश का कानून यहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर देश के ने सीए लागू किया है तो यहाँ पे लागू होके रहेगा। अगर भारत सरकार ने वक्फ बिल लागू करवाया, पास करवाया, तो यहाँ लागू होके रहेगा। और यहाँ के लोग ये चीज समझते हैं, बस शासक दल ये नहीं समझता है। और इसी चीज के लिए शासक दल के खिलाफ हमने एक बहुत ज्यादा जो है नाराजगी देखी जी। क्लियर सी बात समझिए कि जहां पे भी आप जाएंगे और गवर्नमेंट से जो खुश लोग होते हैं वो कैमरे पे खुली तरीके से अपनी बात रखते हैं। यहां पे जब कैमरे पे लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं तो लोगों को, आपको एनालाइज करना पड़ेगा ये चीज कि वो शासक दल से नाराज हैं और वो चूंकि वायलेंस देख चुके हैं इसलिए चुपचाप वोट देना जाना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक मैथ्स है। अब जिनको ये चीज समझ नहीं आ रही उनका फिर क्या कह सकते हैं। वैसे रिसेंटली आरजी कौर का जो इंसिडेंट हुआ अभया के साथ, क्या इसका असर आपको लोगों में दिखा? बिल्कुल। मैंने सिर्फ एक ही कैंपेन कवर किया है। मतलब नेताओं के कैंपेन हमने कवर नहीं किए, हमने पानीहाटी का कैंपेन कवर किया। अच्छा। जो भी महिला मिल रही थी ना रत्ना देवनाथ जी से, आप यकीन मानिए उनके आंखों में आंसू थे। और रत्ना देवनाथ जी जब अलग अलग उम्र की लड़कियों को देखते थे तो ऐसा लगता था कि वो अभया के उस रूप को देख रही हैं।
वहां पे एक घोष परिवार है जिनका दबदबा है जी। इसकी वजह से लोग खुल के रत्ना जी के स्ट्रीट कॉर्नर्स पे या भाषणों पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो उनका पैदल कैंपेन है उसमें फुल सपोर्ट है। और ये यकीन मानिए कि अभया का जो पूरा का पूरा मामला हुआ है उसने बंगाल के थॉट प्रोसेस को बिल्कुल हिला के रख दिया है। आप तो यहीं की हैं पली बढ़िया, आपको तो पता है कि मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल का जो फुटबॉल मैच होता है उसे डर्बी कहते हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपने कभी ईस्ट बंगाल को और मोहन बगान को एक साथ होते हुए देखा है? लेकिन आरजी कर ने उन्हें एक कर दिया। ट्रू। तो इस मुद्दे ने इस बंगाल को इतना हिलाया है, इतना ज्यादा हिलाया है, क्योंकि हुआ ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राइटर्स ब्लॉक में बेइज्जत हुई, उनके बाल पकड़ के पुलिस वालों ने खींचे हैं, धक्का मारा है। क्यों? क्योंकि एक गूंगी बहरी लड़की जिसके साथ कम्युनिस्ट काडर ने किया था, वो उसको न्याय दिलवाने के लिए राइटर्स पहुंची थी, ज्योति बासु से मिलने पहुंची थी, महिलाएं उनसे रिलेट करती थी। संदेश खाली जब हुआ तो बहुत हल्ला मचा, आपने देखा होगा, लोग नाराज थे। पर जब उन महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने पता है क्या बोला कि दीदी को ये नहीं पता होगा। ममता बनर्जी पे महिलाएं उस लेवल पे ट्रस्ट करती थी। उन्हें यह लगता था कि ये टीएमसी का लोकल गुंडा कर रहा है, हमने उत्पात मचा दिया, दीदी को पता चल गया, अब दीदी जो है वो न्याय करेंगी उनके साथ। लेकिन हुआ क्या? दीदी शेख शाहजहां को बचाने में लगी रही, आरजी करके अपराधियों को बचाने में लगी रही, कस्बा लॉ कॉलेज के अपराधियों को बचाने के रूप में दिखने लग गई। तो महिलाओं का ट्रस्ट टूट गया। और ममता बनर्जी से महिलाओं का ट्रस्ट टूटने का मतलब यह है कि उनका काडर खत्म हो गया। और यह चीज हुई इस बार। नाराजगी 2021 में भी थी, लेकिन उस नाराजगी को लक्की भंडार से कंपनसेट कर दिया गया था। तभी तो ममता बनर्जी जो इतने समय तक विपक्ष में रही हैं, उन्हें 2021 के चुनाव में एक प्रोफेशनल एजेंसी क्यों हायर करनी पड़ी? उससे क्यों बनाना पड़ गया कि वो ममता बनर्जी का कैंपेन होगा, दुआरे सरकार, लक्की भंडार। 5 साल तक आईपैक क्यों सरकार चलाता रह गया? क्योंकि कंट्रोल खत्म हो गया, काडर हिल गया। जब काडर हिल जाता है तो यू क्रिएट वॉलंटियर्स जो आप पैसे पे बनाते हैं। वैसे सारे जो करप्शन है वो 2021 के बाद ही बाहर आए। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, हाँ। बिल्कुल सही बात है, और इस चीज ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। लेकिन चूंकि जो आप बात कर रही थी पहले और हम बात कर रहे थे अबाउट रत्ना देवनाथ जी जो है ना, वो एक फिगर बन गई है, एक इमेज बन गई है अगेंस्ट ममता बनर्जी। बहुत बड़ा चेहरा बन गई है, और वो 294 सीटों पर महिलाओं को वही रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि मैं रत्ना जी से मिला, बहुत बहादुर महिला लगी मुझे वो। और चूंकि आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे अभया के जो फोटोज थे वो वायरल हो गए थे, जो रियल फोटोज थे वो वायरल हो गए थे, जो नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि रत्ना देवनाथ जी ये चाहती हैं कि उनकी बेटी का असली नाम सबको पता चले, असली चेहरा वो सबको पता चले। ये बहुत अपने आप में बहुत स्ट्रांग चीज है, और मेरे को ऐसा लगता है कि उनके अलावा ये हिम्मत और कोई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, तो वो इतनी स्ट्रांग है तो उनकी बेटी भी स्ट्रांग रही होगी। मुझे इतना जरूर लगता है कि एक लड़के के वो काबू में नहीं आई, उनको काबू करने में 3-4 लड़के लगे होंगे। लेकिन क्रूर जो प्रकृति है ना, उसने पुरुषों को शारीरिक रूप से महिलाओं से ज्यादा बलवान बना दिया है। इस वजह से वो वहां हार गई। उसके बाद वो कहां हारी पता है? इस देश की व्यवस्था में, सिस्टम में। क्योंकि सिस्टम ने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को पीड़ित से ज्यादा मजबूत बनाया है। लड़ी वो वहां भी खूब, लेकिन सिंस शी वॉज अ विक्टिम, और जो हमारा सिस्टम है उसमें इन्वेस्टिगेटिव जो टीम होती है वो विक्टिम से ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए वो वहां हार गई। वो इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हारी। लड़ी वहां भी वो खूब, और वो अंत में कहां हारी? इस देश के लोकतंत्र से। क्योंकि जो शासक है वो नागरिक से ज्यादा मजबूत होता है। लड़ी वो वहां भी खूब, पूरा बंगाल इकट्ठा हो गया उसके लिए, लेकिन अंततः हार गई। अब वो जनता की अदालत में है, वो वहां नहीं हारेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि नागरिकों ने न्याय करने की सोच ली, और वो वहां भी जबरदस्त तरीके से लड़ रही है। 12 अप्रैल को जब वो अपनी पहली सभा कर रही थी, उनकी सभा में 12-13 लोग थे। रत्ना देवनाथ जी घबरा गई थी, बगल में उनके पति थे,
अभया के पिता जी। उन्होंने कहा तुम बोलना शुरू करो। उन्होंने बोलना शुरू किया, कुछ लोग रुके। उसके बाद जो घोष परिवार के गुंडे हैं वो बाइक से निकले और जो लोग रुके थे वो अपने अपने घर की तरफ चले गए। हमने पूछा, लोगों से बातचीत की कि क्यों नहीं जा रहे हैं। उन्हें वोट उन्हीं को देंगे लेकिन इनसे डरे हुए हैं। और उसके बाद रत्ना जी ने अपने कैंपेन को बदल दिया। वो एक एक घर जाने लग गई और चीजें बदल गई। तो रत्ना जी उस तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और वो जीतेंगे, 100% जीतेंगी। और वो जीतेंगी, बंगाल जीतेगा, अभया जीतेगी। सर, खामोशी और डर की बात जब हो ही रही है, ये सवाल एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं खुद भी आपको पूछना चाहूंगी कि क्या आपको कभी डर लगा? हाँ, बिल्कुल डर लगा। क्या बात करते, क्यों नहीं डर लगेगा। गंगा सागर में जिस आदमी ने हमसे रिपोर्ट, मतलब जिन्होंने हमारी रिपोर्ट करने में मदद की, पश्चिम बंगाल की आप हैं, आपको पता है कि कितना इनरिच ये जगह है। सागर भी है, पहाड़ भी है, लेकिन गोरा मारा डूब रहा है। मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में 2030 तक वो डूब जाएगा। जम्बू द्वीप की भी लगभग वही हालत है। एक टाइम में वहां पे रिहायशी हुआ करती थी। आज जो सागर द्वीप है वो छोटा होता जा रहा है साल दर साल बाद। कुछ दिनों बाद आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उस सागर द्वीप को बचाने के लिए केंद्र सरकार से खूब पैसा आता है। बांध बनने हैं वहां, लेकिन हो क्या रहा है, बांध नहीं बन रहा है। वो सारा का सारा पैसा इस देश का सिस्टम खा रहा है। जिस व्यक्ति ने इस चीज की सूचना हमें दी, जिसके बारे में बताया, क्या हुआ, उनको उनके घर के बाहर मार दी गई। मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, दिल्ली नंबर की गाड़ी जब घुस रही है, जब हम चंदन दास हरगोविंद दास के घर पहुंच रहे हैं तो हमें गेट बंद करके रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। और जब हम रिपोर्टिंग करके बाहर निकल रहे हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारे गाड़ी के पास, हमारे उस लोकेशन के पास सैकड़ों बीएसएफ के लोग पहुंच गए। उनको डर है कि हम सिक्योर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो हमें डर क्यों नहीं होगा। रात में हम पाकुड़ में अगर रुके हैं, मुर्शिदाबाद में रिपोर्टिंग करने गए हैं, 40 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं, तो डर के कारण नहीं तो कर रहे हैं। क्यों नहीं डर लगेगा। यहाँ पे आदमी अगर पहचान जाता है तो पहले डर लगता है कि प्रशंसक है या नाराज व्यक्ति है। वैसे इन स्टोरीज का क्या इंप्रेशन आपके दिमाग में पड़ा? बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा है, बहुत बुरा। मतलब हम तो बंगाल से चले जाएंगे, बंगाल हमसे कब निकलेगा हमें नहीं पता। हम तो 2-4 दिन 5 दिन रहेंगे जी। आप सोचिए ना कि आप उस स्त्री को देख रहे हैं जिसको उसी के पाड़े में 4 घंटे तक निर्वस्त्र करके रखा गया है। तो आपके दिमाग पे क्या होगा। आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पे आपको लटकी लटकी बॉडीज नजर आ रही है, तो आपके दिमाग पे क्या जाएगा। अब जब 1913 परिवारों के पास पहुंच रहे हैं, वो बूढ़ी अम्मा जो अपने घर से नोटों का बंडल लेके आ रही है, वो महिला जिसने एक एक पैसा जोड़ के अपने पति के लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी, वो मोटरसाइकिल जली हुई उसने रखी हुई है। उसको होप है कि आप उसको कुछ दे के जाएंगे। जब आदिवासी इलाकों में हम पहुंच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सरकार जो है तिरपाल बांटती है, शायद उनको तिरपाल तक नहीं पहुंच रहा है। उनका घर अगर आप जोर से मुक्का मारिएगा तो ढह जाएगा। जोर से सिर्फ मुक्का मारना है आपको। और उसके बाद भी जो कथित आदिवासी बचाने वाले लोग हैं वो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं। सर, एग्जिट पोल के मुताबिक 192 सीट्स बीजेपी को मिलेंगे। 191 अच्छा, 190 मतलब 190 अबव सीट्स एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी को मिलेंगे और शायद 100 सीट्स भी टीएमसी को ना मिले। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? मैं इस मामले में थोड़ा सा एग्जिट पोल से अपनी भिन्न राय रखूंगा जी। चुनाव मैथमेटिकली जीते जाते हैं, वोट से जीते जाते हैं। 116 ऐसी सीट्स हैं जहां पे मुस्लिम वोट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि डोमिनेटिंग है मुस्लिम वहां पे कम्युनिटी, जिसमें से 106 सीटें पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव में जीत चुकी है। उनमें से मैं मानता हूं कि 46 ऐसी सीट्स हैं जिनके ऊपर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे रही हैं। लोकसभा वाइज अगर मैं देखूं या पिछली विधानसभा वाइज में देखूं जी, तो वहां पे तो मुकाबला ट्रायंगुलर है। लेकिन बाकी अगर आप 106 में से इन 46 को हटा भी दें या 116 में से इन 46 को हटा दें, तो आपके पास जो नंबर बचता है वो लगभग 70 के आसपास का बचता है। तो 70 ऐसी सीटें हैं जहां पे ममता बनर्जी सिक्योर्ड है। मैं मानता हूं कि उसमें से 60-65 सीटें तो ममता बनर्जी को इजीली मिल ही रही है, क्योंकि मुस्लिम जो वोट कर रहा है वो ममता बनर्जी को, वो डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो सड़कों के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो बेनिफिशियरी स्कीम्स के लिए वोट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बीजेपी ना आए इस चीज के लिए वोट कर रहा है। समझ गए नहीं समझ गए आप? यही वजह है ना कि उनके ऊपर इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ पे पाए जा रहे हैं। उन्हें इस बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि कभी कश्मीर से, कभी यूपी से, कभी कहीं से
जो एनआईए की टीम आ रही है वो पश्चिम बंगाल से आतंकियों को पकड़ रही है, कोई तो छुपा रहा होगा ना उसको। तो ये एक इकोनॉमी बनती जा रही है ना। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि 500 किलोमीटर का एरिया अभी भी पश्चिम बंगाल में ऐसा बचा हुआ है जो पोरस बॉर्डर है, तो खाली बॉर्डर है, जहां से उनके लिए भी खतरा है, लेकिन फिर भी वो वोट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी। लेकिन हाँ, उसमें डेंट जरूर लगा है। जो 106 था वो 106 नहीं रहेगा, वो अब नीचे जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत नीचे जाएगा तो भी 70 से 80 के आसपास रहेगा। उसके अलावा डायमंड हार्बर में क्या हुआ आपने देखा ही, रिपोल करवाना पड़ गया बहुत सारी जगह पे। साउथ 24 परगना में ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जहां पे जब तक पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तित नहीं होगी तब तक जो है उस चीज में परिवर्तन आता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि सॉरी टू से दिस, यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो सिस्टम की तरह काम नहीं करता है, वो कार्डर की तरह काम करता है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और उसका आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अभी जो 4 राज्यसभा मेंबर्स भेजे हैं टीएमसी ने, उसमें से एक राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी वही है ना जो ममता बनर्जी के खिलाफ जांच कर रहे थे शारदा स्कैम की। खेलो में खेलो। और वो अब आईपीएस पहुंच गए तो उन्होंने कितनी प्यार से या निष्पक्षता से जांच की होगी ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, सबको समझ में आ जाता है ये चीज। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार रहे हैं जो राज्यसभा मेंबर और लोकसभा मेंबर यहाँ से बने हुए हैं, तो उन्होंने जिन घटनाओं की यहाँ पे रिपोर्ट्स की हैं, उन्होंने किस निष्पक्षता से वो रिपोर्ट की होगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो शायद आनंद बाजार पत्रिका और द टेलीग्राफ के लोग रहे हैं, तो वो कार्डर की तरह वर्क करता है। तो मेरे को लगता है कि इसकी वजह से आप 30-40 सीटें और लेके जाएं। तो एनी हाउ मुझे लगता है कि 100 पार जो है वो आपको मिनिमम आती हुई दिखेंगे। तो क्लोज्ड इलेक्शन होगा, ये बहुत ज्यादा क्लोज्ड इलेक्शन होगा। जीत और हार जो है वो लगभग 77-78 सीटें ही तय करेंगी। वो 77-78 सीटें जहां पे ममता बनर्जी पिछली बार 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी, उनका मार्जिन बहुत ज्यादा था। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि बीजेपी 160-170 के आसपास रहेगी। 2 या 3 सीटें पे आपको कम्युनिस्ट पार्टी अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखेगी। 1 सीट हुमायूं कबीर की पार्टी और रेस्ट ऑल जो है वो टीएमसी। कम से कम इलेक्शन के बाद जब आपने लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों का रिएक्शन कैसा था? मैंने तो बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया। मतलब मैं जिस जगह पे चाय पीता हूँ उस जगह पे मैंने ट्रांजिशन देखा है। अच्छा। और इलेक्शन के अगले दिन मैंने ये ट्रांजिशन देखा है कि सभी समाज के लोग कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसकी बात सुनना थोड़ा सा ज्यादा शॉकिंग था। वो कह रही है कि इस बार दीदी गई, एवरीवन इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन तो हो गया है। इनफैक्ट क्योंकि इलेक्शन बहुत शांति से हुए, बहुत ज्यादा शांति से हुए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, देश के लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर और कहीं नहीं जाना चाहिए। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो ये बात कहा करते थे। अब बंगाल अगर पॉलिटिकल वायलेंस सिखाएगा देश को तो वो गलत सिखाएगा ना। हम चाहते हैं बंगाल वही सिखाए जो पहले सिखाता था, क्रांति, साहित्य, म्यूजिक, फिल्म, आर्ट, कल्चर, किस तरीके से खेती करनी है, किस तरीके से किसानों को उसका हक मिलना है, किस तरीके से मजदूरों को उनका हक मिलना है। बंगाल वो चीज सिखाए देश को। बंगाल कम्युनल वायलेंस ना सिखाए इस देश को, बंगाल पॉलिटिकल वायलेंस ना सिखाए इस देश को। बंगाल अपने पुराने रूप में आए। हमें नया बंगाल नहीं, हमें पुराना बंगाल चाहिए। बिल्कुल। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि बंगाल में जब भी चुनाव होता है तो वहाँ वायलेंस बहुत कॉमन फैक्टर, यही मैं पूछने जा रही हूँ। तो क्यों कॉमन हो, नहीं होना चाहिए ना। अब रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, और यही मैंने देखा है कि लोगों का मन यही है। देखो बंगाल ने एक्सेप्ट कर लिया था कि पार्टी टू पार्टी लोगों के बीच में झड़प, मारपीट, हत्या हो सकती है। मतलब ये बहुत नॉर्मल है जैसे। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ना। ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इस चीज को? भाई डेमोक्रेसी में आपके विचार भिन्न हो सकते हैं। जब मुझे लगता है कि 90 मतलब बाबरी वगैरह जो विध्वंस हुआ था उसके बाद 6 दिसंबर, हाँ, उसके बाद यहाँ पे जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो शायद विक्टर करके हैं कोई बहुत बड़े बंगाली कलाकार थे, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और 20-1% तक वो वोट पाए थे। और वो किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे जब यहाँ पे लेफ्ट का शासन हुआ करता था। हरिपदो भारती जो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व अध्यक्ष रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वो जब यहाँ पे सभा को संबोधित करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी जब सामने रहते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे
कि मैं बाद में बोलूंगा, मैं पहले बोलूंगा, हरिपद भारती जी बाद में बोलेंगे, जबकि प्रोटोकॉल ये होना चाहिए कि पहले प्रदेश अध्यक्ष बोलेगा, अंतिम भाषण जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देगा। लेकिन वो यहाँ पे आके उल्टा कर देते थे, क्योंकि वो बोल देते थे कि हरिपद भारती का संसद ना पहुंच पाना संसद का नुकसान है। और उस दौर में भी जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सीट्स नहीं जीतती थी, तो भी इन लोगों को सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती थी, हजारों की भीड़ आती थी। जो डिबेटिंग सोसाइटी है कलकत्ता की शायद, उसमें लोग पहुंचते थे। तो ये तो नेचर था ना पश्चिम बंगाल का। इस पश्चिम बंगाल के नेचर को किसने खत्म किया? इसे खत्म किया सबसे पहले कम्युनिस्ट। सबसे पहले इंडस्ट्रीज वगैरह सब खत्म कर दी, सारी की सारी खत्म कर दी। अब जब इंडस्ट्रीज वगैरह सब खत्म कर दोगे तो 1 साल 2 साल 2.5 साल आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको लगेगा कि ये गलत हो गया है। तो गलत हो गया है तो उस चीज को कैसे ठीक किया जाएगा? तो उन्होंने क्या किया, जितना अर्बन बंगाल खराब किया उतना रूरल बंगाल में कुछ बेहतर किया। थोड़ा बहुत खेती पे ध्यान दिया, किसानी पे ध्यान दिया, इन सब चीजों पे ध्यान दिया। लेकिन फिर भी एक बड़ी जो पॉपुलेशन थी जो लेके आई थी लेफ्ट को, मजदूर किसान जिस उम्मीद से उनको लेके आए थे, उसमें तो वो नाकामयाब रहे ना। इसीलिए उन्हीं के लोगों ने उन्हीं के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया ना। चाहे चारों मजूमदार फ्रैक्शन हो या कानू सान्याल फ्रैक्शन हो, उनका वो कब उठे कब हैं, या बहुत बुरी अवस्था, मतलब उनका सबसे बुरा रूप इस देश ने कब देखा है? जब यहां पे लेफ्ट का शासन था। अगर आप ढंग से उसको एनालाइज कीजिएगा तो जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दबाव की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। पूरे देश के कम्युनिस्ट के लिए या पूरे विश्व के कम्युनिस्ट के लिए ये चीज क्लियर है कि वो लोकतंत्र की स्थापना की बात सिर्फ तभी तक करती है जब तक वो सरकार में आना चाहती है। सरकार में आने के बाद उसको चुनावी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। और यही चीज ज्योति बासु की सरकार ने यहाँ पे किया। और जब अपने इस प्रारूप से वो थोड़ा सा हिले, जब जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो अंतिम लेफ्ट के यहाँ पे सीएम रहे, उन्होंने जब मलेशिया की कोई कंपनी थी जिससे नंदीग्राम में प्लांट लगवाने की बात की, उन्होंने सिंगूर में प्लांट लगाने की बात की, तो उसी थॉट प्रोसेस को लेफ्ट से लड़ते लड़ते ममता बनर्जी ने अपने भीतर ला दिया और उसी मुद्दे पे उनको हरा दिया। जो कोर होना चाहिए था बेसिकली लेफ्ट का, उसी कोर को ले लिया ममता बनर्जी ने। तो लेफ्ट के टाइम पे यहाँ पे पार्टी टू पार्टी वायलेंस होता था। ममता बनर्जी ने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। ये पार्टी टू पार्टी वायलेंस से ज्यादा हो गया पार्टी टू वोटर वायलेंस। कि इफ यू आर वोटिंग फॉर समवन एल्स तो भी आपके ऊपर थ्रेट है, तो भी आप पे खतरा है, जिस चीज को अब बंगाल को रिजेक्ट करना है। और ये चुनाव इसी चीज का है। तो ये चुनाव पूरी तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी का चुनाव है। वरना हर जगह जिस भी राज्य में आप चुनाव कवर करने के लिए जाइएगा तो हर सरकार क्या कहती है। अभी रिसेंटली बिहार का चुनाव हुआ, आप नीतीश कुमार के सारे भाषण सुनिए। वो क्या बोलेंगे कि 2005 से पहले ये नहीं था, हमने ये किया। 2005 से पहले ये दिक्कत थी, हमने इसको ठीक किया। हम तो चाहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें। हाँ, अब ये हो गया है, हम अब ये करेंगे। वो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे। एक तरफ वो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ वो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देते हुए चले आएंगे कि पहले पटना से वहां पहुंचने में इतना टाइम लगता था, हमने सरकार में हमने सड़क बना दी, देखिए अब कितना स्मूथ हो गया। हर जगह यही होता है। किसी भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनेंगे तो वो बता देंगे आपको कि हमने इतनी ट्रेनें चालू की, हमने इतने फ्लाईओवर्स बनवाए, हमने इतने हाईवेज बनवाए, हमने डिफेंस का बजट इतना इंक्रीज किया, हमारे शासन में डिफेंस एक्सपोर्ट शुरू हुए। और साथ ही साथ वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे कि कांग्रेस सरकारों में ये चीज नहीं होती थी। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव देखिए, बंगाल में बीजेपी का कभी शासन नहीं रहा है, तो बंगाल में बीजेपी को क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने लेफ्ट को भी कोई क्रिटिसाइज नहीं किया इस पूरे चुनाव में। अगर आप नोटिस करेंगे कोई क्रिटिसिज्म नहीं। बहुत ज्यादा एक बार ये कुछ इंडस्ट्री की वीडियोस आई थी जिसमें इंडस्ट्री में लोगों ने कहा कि भैया इनसे अच्छे तो लेफ्ट वाले थे, ये कम से कम उनके टाइम में 10 दिन तो दुकान चलती थी। तो वो कहने लग गए कि अच्छा 1-2 दिन के लिए वो लेफ्ट पे हमलावर हुए, उसके अलावा उस पर भी चुप हो गए। न ममता बनर्जी ने अपना कोई काम करवाया। आप मुझे बता दीजिए, उनकी स्पीचेस आप बंगाली में मुझसे ज्यादा बेहतर समझेंगी। जी। वो कहीं पे काम बताते हुए नजर आई नहीं। उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा अगेंस्ट SIR, जब जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है। वही इलेक्शन का प्रोसेस तमिलनाडु में हुआ है, असम में हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है, केरला में हुआ है, इससे पहले बंगाल में हुआ है, अभी यूपी में खत्म हुआ है, अब दिल्ली में होगा, हर जगह होगा। दूसरा वो लड़ी बंगाली अस्मिता के नाम
उनको ये चीज पता थी कि मुस्लिम वोट बैंक मैं बीजेपी के डर से मोबिलाइज कर चुकी हूं, एसआईआर से और मोबिलाइज हो जाएगा। अब मैं अगर मछली की बात करके, बंगाली कल्चर की बात करके, बंगाली अस्मिता की बात करके कुछ एक % बंगाली वोट अपनी तरफ कर लूं तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा और मैं अपनी सरकार बना ले जाऊंगा, जो होता हुआ नजर नहीं आया। बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी एक बार पश्चाताप करने के लिए सरकार में वापसी चाहती थी, लेकिन उनके पाप इतने ज्यादा हो गए कि उनको शायद पश्चाताप का मौका भी नहीं। औरतों पे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है? पहले मैंने, जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे, हमने तो बंगाल को बिल्कुल, मतलब जब फर्स्ट डे हम आए थे तो हमें पता था या तो 77 से कम, यानी कि बीजेपी डब्बा गोल, या तो 150 से ज्यादा। अच्छा। हमने फर्स्ट मूवमेंट पे इलेक्शन ये देखा था, एक भी बंदे के मुंह से हमने ये नहीं सुना था कि गवर्नमेंट बन सकती है। ओके। इसके पीछे की वजह क्या थी? हम लोग बॉर्डर इलाके में, ग्रामीण बेल्ट में, हर जगह गए। यहाँ पे सिस्टमेटिकली लोगों को इतना गरीब कर दिया गया है, इतना पीछे कर दिया गया है कि उन्हें 1,500 रुपए ही बहुत बड़ी रकम दिखने लग गई है। क्योंकि जिसके पास मान लीजिए साल में सिर्फ 7 महीने काम होने वाला है, बाकी के 5 महीने उसके पास इनकम का सोर्स वो 1,500 रुपए ही है। तो इस चीज के लिए वो 1,500 रुपए उनके लिए नेसेसिटी बन गई है। सरकार के विरोध में बात करने का मतलब यह है कि आपको आवास योजना नहीं मिलेगी, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो चेहरा देख के योजनाएं बांटी जाती है। आपको उज्ज्वला योजना घर घर में मिल जाएगी, क्योंकि वो आधार कार्ड से भेज दी जाने वाली योजना है। लेकिन आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पे लाभ नजर नहीं आएगा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको 100 में से 60 घर कच्चे मिलेंगे, और 40 घर में 20-25 घर नॉर्मल, और 10 घर आपको बड़े बेहतरीन मिलेंगे। तो आपको पता चल गया उन 10 घरों को हर साल प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलता है, क्योंकि वो टीएमसी के किसी नेता का, प्रधान का, मुखिया का, सरपंच का घर होता है। आपको उन घरों में 4-4 शौचालय मिलेंगे, लेकिन इधर आपको एक शौचालय नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चेहरा देख के तो योजनाएं बढ़ती हैं। तो ऐसे में वो 1,500 रुपए उनकी जरूरत नजर आई, और हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लेट कर दिया। 3,000 रुपए और ये जो युवाओं के लिए इन लोगों ने निकाला है, इन सारी चीजों में। लेकिन जिस तरीके से पीएम की रैली में चीजें पहुंची, तो लोग पहुंचे, तो मुझे लगता है कि वो मैसेजिंग क्लियर हो गई, क्योंकि अंततः आपको अपनी बात वोटर्स तक पहुंचानी पड़ती है, और जब आप वोटर्स तक अपनी बात पहुंचा देते हैं तो वो काम हो जाता है। और पीएम की रैली में जो भीड़ पहुंची है, वो उस मैसेज को कन्वे करने में कामयाब हो गई। मोदी मैजिक वर्क लाइक एनीथिंग। हाँ, मतलब मैं कहा ना कि अब की यहाँ पे एक तानाशाह की सरकार आएगी, और 5 साल बाद जो है, आप देखिएगा कि बंगाल में कितनी बेहतरीन रिपोर्टिंग होगी। दिखाया जाएगा कि देखिए बंगाल में खप्पर के घर हैं, बंगाल में ये चीजें अभी भी डेवलप होनी रह गई है। लोग आपको हावड़ा का फॉरशोर रोड दिखाते हुए नजर आएंगे, तब सिंगूर की बात कोई नहीं करेगा, वो लिलुआ दिखाते हुए नजर आएंगे, ठीक है, तब वो सारी बातें होंगी। एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, क्योंकि इतने साल पीछे बंगाल चल रहा है, पहले कांग्रेस, उसके बाद सीपीएम, अब टीएमसी, अब डेवलप बहुत सारी चीजें बदलने की जरूरत है। मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, आप मेरी बात समझिए कि अभी भी कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इस देश का पहला आईटी पार्क बंगाल में बनना था, फर्स्ट आईटी पार्क, ज्योति बासु के अपोज करने की वजह से नहीं बना। नुकसान क्या हुआ? आज बेंगलुरु में जो अभी फिलहाल सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसमें जो 30% लोग काम कर रहे हैं, वो कहां से हैं? बंगाल से हैं। 30% लोग, आप यहाँ पे एक आईटी पार्क बना देंगे, वो 30% लोग वापस आ जाएंगे। वो 30% लोग जब वापस आएंगे तो अपने आप ही वो आपको एनर्जी नजर आएगी, सुंदरता नजर आएगी। ये लोग अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल का जो भद्रलोक इलाका है, जो पॉश इलाके जिसे आप लोग कहते हैं, जो आज ओल्ड एज होम के रूप में तब्दील हो चुका है, वहां पे आपको रौनकें नजर आ जाएंगी, ठीक है। जब यहाँ पे मिनिमम वेजेस पे काम मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंडस्ट्रीज आबाद हो जाएंगी, तो आज जो नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई में हर 3 में से 1 मेड बंगाली है, वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। मैं जिस आदिवासी कॉलोनी में गया था ना, वहां पे एक लड़की ने टोका, भैया आप दिल्ली से हैं? बोला हाँ दिल्ली से आया हूं। मेरी बहन भी दिल्ली में है, वो लोगों के घरों में काम करती है। उसको वो सेलिब्रेट कर रही थी, पता है क्यों? क्योंकि उसकी बहन वहां 15,000 रुपए कमा रही है 5 घरों में काम करके। एक वो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने बंगाली महिला का अपमान किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन सेफली हो जाए, क्योंकि मेरी मेड जो है वो वोट डालने गई है। वो खुले तौर पर जो है
वो राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों ऐसे हालात बन गए कि हर 3 में से 1 मेड पश्चिम बंगाल से है। मेड, हाउस हेल्प, आपको जो बोलना है बोल लीजिए। एक ऊपर लेवल का ब्रेन ड्रेन मैंने आपको दिखा दिया, एक नीचे लेवल का दिखा दिया। आप गुड़गांव चले जाइए, आप नोएडा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, संगम विहार, तुगलकाबाद जैसे इलाकों में घूमिए, आपको नजर आएगा कि जितने लोग कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा मतलब जो रोड से वो प्लास्टिक वगैरह सब उठाते हैं, 90% बंगाली है। 90%। दे आर गेटिंग ओनली 8,000 रुपीज फॉर दैट जॉब। तो 8,000 रुपए का भी जॉब स्टेट में नहीं है, इसलिए वहां जाके ये सब करना पड़ रहा है ना। तो जब यहाँ पे लिलुआ दोबारा से रोशन होगा, जब फॉर्शर रोड रोशन होगा, जब जंगल महल में जो ओट्स हैं उनकी माइनिंग शुरू होगी, जब जितने यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर काम करना शुरू होगा, जब दार्जिलिंग को फिर से एक बार टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा, इंडिया का पहला हिल स्टेशन एक बार फिर से आबाद होगा, तो इन लोगों को काम करने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा। दे विल गेट अ गुड लाइफ हियर इन वेस्ट बंगाल। और ये चुनाव उन लोगों का चुनाव है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत लोगों के मन में अभी भी ये डर है कि बंगाल में अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ या अगर हुआ तो पोस्ट जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट का, उसके बाद वायलेंस देखने को देखिए, हम इतना बहुत श्योर हैं कि 2 महीने तक तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस चीज की जिम्मेदारी जो है ना इस देश की सेंट्रल फोर्सेस ने ली है 60 डेज के लिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो इस चीज को पूरी जिम्मेदारी से निभाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी की भी सरकार बने, उनको ये चुनाव, अगर ममता बनर्जी की पार्टी को भी लंबी राजनीति करनी है, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाना है। आप देखिए, आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार बिल्कुल बगल में का दल है, वहां पे भी बूथ लूटा जाता था, पोलिंग से पहले लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, वायलेंट इलेक्शन होता था। एक बार वो चुनाव हारे, अब क्या हालत है? अब ये हालत है कि 25 सीटों पे आके सिमट गए। 25 सीटों पे रिजेक्ट कर दिया है आपको बिहार में। नोटिस कीजिएगा, मतलब नोटिस करेंगे तो रिजेक्शन है आपका। समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, देश में कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको दोबारा मौका मिले सरकार बनाने का, तो आप अपनी गलतियों पे काम कीजिए। आप अपनी गलतियों पे काम कर जाएंगे, लोग क्षमा कर जाएंगे। लोगों को सत्ता परिवर्तन जरूरी थोड़ा ना लगता है करना। अगर ऐसी बात होती तो एमपी में इतने दिनों से बीजेपी की सरकार नहीं होती, गुजरात में इतने दिनों से बीजेपी की सरकार नहीं होती, और एमपी में चुनाव हार जाने के बाद अगले चुनाव में बीजेपी और बड़ी बहुमत से नहीं आती। और कायदे से आप देखें तो एमपी में भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जो 18 में चुनाव हुए थे, उसमें वो एमपी में भी हारी, राजस्थान में भी हारी और छत्तीसगढ़ में भी हारी। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने बंपर वापसी कर ली। क्यों बंपर वापसी कर ली? क्योंकि जो वहां पे सरकार आई वो अपने वादों को फुलफिल करने में नाकामयाब रही, तो इसलिए उन्होंने फिर से पुराने वाले पे ही भरोसा जता लिया। अगर बंगाल की जनता आप पे भरोसा जता भी रही है तो भी ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिग्नल हो गया ना। आप जो ये दुधारू गाय वाला कल्चर है उसको छोड़िए, आप सबको समान नजर से देखना शुरू कीजिए, जिसकी होने की संभावना कम है। और दूसरी पार्टी की अगर सरकार बनती है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो मुझे उम्मीद है, और जैसा उन लोगों ने पीसीज वगैरह में भी अपना कहा है, हमने श्रमिक भट्टाचार्य जी का इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर खत्म कर देंगे। हम 6 तारीख को हर पाड़े में, हर बीजेपी कार्यालय में एक सहभोज रखेंगे, जिसमें बीजेपी का व्यक्ति टीएमसी के व्यक्ति को माछ भात खिलाएगा, ठीक है, और हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और चूंकि उन्हें भी ये बात पता है कि लोग भरे बैठे हैं, तो इस चीज के लिए उन्होंने 2 महीने तक फोर्स लगा के रखे, ताकि 2 महीने के भीतर जितनी करवाहट है वो सब समाप्त हो जाए और एक अलग बंगाल देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, और भी ऐसे न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओ न्यूज हिंदी। वीडियो जर्नलिस्ट दूतीमान के साथ मैं पायल, ओ न्यूज हिंदी। नमस्कार।